Hello friends, welcome to Vyaspeed. In this lecture, I'm going to explain you the valuation of perquisites and fringe benefits. Last lecture में मैंने आपको valuation of perquisite for taxable for all employees समझाया था, जिसमें आता है कि हाउस रेंट फ्री हाउस है और any other payment made by employer on the behalf of employee है. तो सेकंड जो वैल्यूएशन है वो है for the specific सेकंड जो है वो है फॉर दी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. ऐसी परक्यूजिट जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है. अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जो कोई भी एक शर्त पूरी करता है, जैसे डायरेक्टर एम्प्लॉय है या उसके पास 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स है और या फिर उसकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 पर एनम है. मॉनेटरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस, कमीशन. तो इनके लिए सबसे पहली जो फैसिलिटी होती है वो होती है स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन एंड सर्वेंट की फैसिलिटी. अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और सर्वेंट की फैसिलिटी देता है तो ये फैसिलिटी जो ये परक्यूजिट जो है ये ऐसे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है. तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि ये एम्प्लॉयर गिव्स द फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, वॉचमैन, सर्वेंट, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है. अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा, इसकी वैल्यू नहीं की जाएगी. लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू वही होगी जो उस एम्प्लॉयर ने इसके लिए पे किया है. फॉर एग्जाम्पल, स्वीपर, गार्डनर एंड वॉचमैन इज पेड ₹500 ईच, देन दी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी. अगर 500 पर मंथ अगर वो पे करता है एम्प्लॉयर, तो स्वीपर के 500 इंटू 12 6,000, गार्डनर के 500 इंटू 12 6,000 और वॉचमैन के 500 इंटू 12 6,000. तो ये उसकी वैल्यू होगी जो एक्चुअल में एम्प्लॉयर ने उनको पे किया है वो. नेक्स्ट फैसिलिटी आती है फ्री गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को गैस की, वाटर की और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देता है. जैसे बिजली का बिल जो है वो एम्प्लॉयर पे कर देता है, पानी का कर देता है, गैस का भी कर देता है. तो उसके लिए भी वही फैसिलिटी, वही वैल्यू होगी जो एक्चुअल में अमाउंट पे करेगा. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो खुद उसको जनरेट करता है, चाहे वाटर करे, चाहे गैस करे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर तो गया, इलेक्ट्रिसिटी को अगर करता है तो उसी की जनरेशन की जो कॉस्ट आती है वो उसकी वैल्यू होगी. और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि अगर इन फैसिलिटीज के अगेंस्ट एम्प्लॉयर कोई भी अमाउंट डिडक्ट करता है तो वो अपन को भी उस फैसिलिटी की वैल्यू में से माइनस करना है. नाउ फैसिलिटी ऑफ मोटर कार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. जैसे रेंट फ्री हाउस इंपॉर्टेंट है उतना ही ये फैसिलिटी ऑफ मोटर कार भी है. अब मोटर कार सबसे पहले ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है. अब ये कार जो होती है वो तीन तरीके से यूज हो सकती है. या तो एम्प्लॉय जो है वो पूरा का पूरा अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करता है, या फिर वो पूरा का पूरा पर्सनल यूज करता है कार को, और तीसरा इन दोनों को पार्टली पार्टली मतलब ऑफिस के लिए भी यूज करता है और घर के लिए भी यूज करता है. तो इन तीनों ही सिचुएशन में उसकी वैल्यू अलग अलग होगी. तो फर्स्ट देखते हैं, इफ कार इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस. अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कार दी है, फैसिलिटी दी है कि ये लीजिए कार, तो और वो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज लेता है तो उसकी लिए कोई बेनिफिट नहीं है एम्प्लॉय के लिए, तो उसकी वैल्यू होगी नील. अगर कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस होती है तो पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉय का होता है. तो उस केस में मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉयर पे करेगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट ऑफ कार, कार की जो भी कॉस्ट होगी उसका 10% डेप्रिसिएशन, ये 10% फिक्स है. और ड्राइवर सैलरी इफ एनी, अगर कोई ड्राइवर को सैलरी भी पे करते हैं तो वो उसकी ऐड की जाएगी. जब इन सबको ऐड कर देंगे और इसके बदले जो कार की फैसिलिटी दी है इसके बदले अगर कोई एम्प्लॉयर अमाउंट चार्ज करता है तो उसको भी हम यहाँ डिडक्ट कर देंगे और जो एंड में बचेगा वो वैल्यू ऑफ मोटर कार होगी. नाउ कार इज यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस. कार दोनों ही जगह यूज होती है. जब कार दोनों ही जगह यूज हो रही है तो अब हमें यह देखना होगा कि उसके एक्सपेंसेस कौन बियर करता है. इफ ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, सारे ही खर्चे एम्प्लॉयर करता है, तो अगर लार्ज कार है तो 2400 पर मंथ और अगर स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ. अब लार्ज और स्मॉल क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये लार्ज कार है या ये स्मॉल कार है.
सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि ऑफिशियल एक्सपेंसेस तो एम्प्लॉयर करे बट पर्सनल पर्पस के जितने भी एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉय खुद करेगा। सपोज वो कहीं गाड़ी को फैमिली को लेके घुमाने ले गया तो पेट्रोल वो भरवाएगा, डीजल वो भरवाएगा, उसमें हवा भरवानी है, जो भी खर्चा करना है कार से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस करने हैं वो एम्प्लॉय खुद करेगा अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए जाता है तो। और अगर ऑफिस पर्पस के लिए जाता है तो एम्प्लॉयर करेगा। तो जब कार दोनों ही पर्पस के लिए यूज होती है तो एक तो केस ये होगा कि सारे ही खर्चे एम्प्लॉयर करे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो। तो लार्ज कार है तो 2400, स्मॉल कार है तो 1800। लेकिन अगर पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद करता है तो लार्ज कार के 900 पर मंथ और स्मॉल कार के 600 पर मंथ। अब इन दोनों ही केसेस में चाहे ए केस हो चाहे बी केस हो, अगर ड्राइवर दिया गया है तो 900 पर मंथ ड्राइवर के एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे, उसमें ऐड किए जाएंगे। नाउ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय। पहले कार थी एम्प्लॉयर की, अब कार है एम्प्लॉय की। ऑफिशियल पर्पस नील। अगर पर्सनल पर्पस करता है और एक्सपेंसेस सारे एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कार तो एम्प्लॉय की है लेकिन पर्सनल यूज होती है और खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, उसमें पेट्रोल डीजल मेंटेनेंस सारा कुछ जो है वो एम्प्लॉय पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। फिर car is partly for official purpose and partly for personal purpose and all expenses are borne by employer. Same large car 2400, small car 1800 और 900 per month for driver। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि वो कहता है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 2 कार दी है। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 2 कार दे देता है तो एक केस तो ये होगा कि वो बता दे कि एक लार्ज है और एक स्मॉल है। तो अगर ये अपन को पता है कि 2 कार में से एक लार्ज है और एक स्मॉल है तब तो बड़ी इजी कैलकुलेशन होगी। लार्ज को हम ये मानेंगे कि वो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज होती है, जबकि स्मॉल को ये मानेंगे कि वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस के अंदर जब भी 2 कार प्रोवाइड होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि उसकी वैल्यू वो मानी जाएगी जो एम्प्लॉय को बेनिफिशियल होगी, कम होगी। तो जब लार्ज और स्मॉल होती है तो लार्ज कार को हम दोनों पर्पस के लिए मानते हैं और स्मॉल कार को सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए मानते हैं, तो वो एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद होगा। अब अगर हमें पता ही नहीं है कि सिर्फ इतना लिखा है क्वेश्चन में कि 2 कार्स, तो हमें 2 केस करने पड़ेंगे। एक होगा फर्स्ट केस और एक होगा सेकंड केस। अब फर्स्ट केस में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कार को अपन मानेंगे ट्रीटेड एज बोथ पर्पस, दोनों ही पर्पस के लिए है, और सेकंड कार को अपन मानेंगे ट्रीटेड एज पर्सनल पर्पस, दोनों की वैल्यू कर लेंगे, टोटल करके रख लेंगे। सेकंड केस में अपन फर्स्ट कार को मानेंगे ट्रीटेड एज पर्सनल पर्पस और सेकंड कार को हम मानेंगे बोथ पर्पस और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि केस फर्स्ट में वैल्यू कम आती है या सेकंड में कम आती है। तो इसकी वैल्यू होगी जो भी दोनों में से कम आएगा, जो दोनों में से कम होगा ये उसकी वैल्यू होगी। तो वैल्यू ऑफ कार इज फर्स्ट और सेकंड विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगी वो उसकी वैल्यू होगी। तो ये है फैसिलिटी ऑफ कार। नाउ देयर आर सम फ्रिंज बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है, जिसमें आता है इंटरेस्ट फ्री लोन, लीव ट्रेवल कंसेशन, फूड, गिफ्ट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो ये कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स जिनकी वैल्यू हमें करनी होगी। तो सबसे पहला इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। तो कोई भी अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन देता है तो उसकी वैल्यूएशन इस तरह होगी। सबसे पहला कि इफ द अमाउंट ऑफ लोन इज लेस देन 20,000, ये हमने पहले भी देख रखा है टैक्स फ्री परक्यूजिट्स के अंदर कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 20,000 से कम, 20,000 रुपए से कम का लोन देता है तो उसकी वैल्यू नील होगी। और सेकंड है कि अगर लोन किसी स्पेसिफाइड डिजीज के लिए दिया गया है जो कि रूल 3A में मेंशन है, दैट इज कैंसर, एड्स, टीबी, जो भी स्पेसिफाइड है, तो उसके लिए भी अगर कोई लोन दिया है तो उसकी भी वैल्यू नील होगी। और अगर इन दोनों पर्पस के अलावा कोई भी पर्पस है, मकान बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, शादी करने के लिए, तो उसकी वैल्यू वो होगी जो एसबीआई की रेट से होती है। और एसबीआई रेट से साथ अगर एम्प्लॉयर कुछ वैल्यू परसेंट चार्ज कर लेता है तो हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है आपके सामने जिसमें लिखा है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन देता है। तो पहला अगर 15,000 का है, दूसरा अगर
2 लाख का लोन है लेकिन वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है, और तीसरा मकान बनाने के लिए 1,50,000 का है जिसमें एम्प्लॉयर 6% चार्ज कर लेता है। तो फर्स्ट, क्योंकि वो 20,000 से कम है, उसकी वैल्यू नील होगी। सेकंड, क्योंकि वो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए दिया गया है, उसकी वैल्यू नील होगी। थर्ड में इन दिस केस जो एसबीआई की इंटरेस्ट रेट होगी माइनस अगर कोई एम्प्लॉयर चार्ज कर लेता है तो जैसे 1,50,000 का 10%, क्वेश्चन में है कि एसबीआई की रेट जो है वो 10% है, ये रहा, एसबीआई रेट इज 10%। तो इसकी जो रेट है वो रहेगी, तो 1,50,000 का अमाउंट है, 1,50,000 अमाउंट, और एसबीआई की रेट है 10%, तो 1,50,000 का 10% हुआ 15,000, लेस अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर भी क्या कर रहा है, 6% की रेट से एम्प्लॉय से चार्ज करता है, तो इस जो चार्ज कर रहा है इसको हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन इज 6,000, क्योंकि 9,000 तो उसने क्या कर दिया, चार्ज कर लिया, तो वो माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन होगी 6,000, जो कि उसकी सैलरी में ऐड की जाएगी। लीव ट्रेवल कंसेशन, अगर कोई एम्प्लॉय या खुद फैमिली मेंबर बाहर हॉलीडे जाता है तो वही वैल्यू होगी जो एम्प्लॉयर पे करेगा। फूड, 50 रुपीज पर मील पर डे तक जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फूड की फैसिलिटी देता है वो एग्जेम्प्ट होगी। उससे ज्यादा अगर जैसे 80 रुपए दिए तो 30 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 80 में से 50 रुपए जो है वो एग्जेम्प्टेड है। गिफ्ट, अब गिफ्ट जो है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दो जगह दे सकता है, या तो गिफ्ट ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, कोई शादी है, बर्थडे है, कुछ सेरेमनी के अकॉर्डिंग है, और या फिर किसी फेस्टिवल पर है, जैसे दीपावली है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ईद है, एक्सेट्रा जो भी है। तो अगर सेरेमोनियल ओकेजन पे दिया है तो वैल्यू ऑफ गिफ्ट, जो भी गिफ्ट की वैल्यू होगी मॉनेटरी में अपन उसकी वैल्यू कर लेंगे, और अगर फेस्टिवल पे दिया है तो एग्जेम्प्टेड अप टू 5,000। बट ये ध्यान रखना है कि कन्वर्टेबल कैश और वो नहीं होना चाहिए, उसके अंदर डीडी चेक ये नहीं होना चाहिए। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ एसेट्स, मूवेबल एसेट्स यूज करने के लिए देता है, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर देता है तो उसकी वैल्यू नील होगी। अदर मूवेबल एसेट्स देता है तो अगर वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तब तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। सपोज एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को फ्रिज, रेफ्रिजरेटर दे दिया यूज लेने के लिए 20,000 का, जबकि वो एम्प्लॉयर का ही था, तो 20,000 का 10% 2,000 उसकी वैल्यू हो गई। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लाके एम्प्लॉय को दिया है तो जो रेंट पे करेगा वो हो जाएगी, जो एम्प्लॉयर रेंट पे करेगा। अब अगर उस एसेट्स को खरीदे हुए 10 साल हो गए हैं तो उस एसेट्स की जो वैल्यू होगी जो एम्प्लॉय यूज करेगा वो नील होगी। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, बहुत बार एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देता है कि ये एसेट्स आप ले लो। तो जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर करता है तो उसकी फैसिलिटी कैसे निकलेगी, तो पहले कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हैं। कंप्यूटर दे दिया, ये ले और सेल कर देना। मूवेबल ट्रांसफर का मतलब सेल कर देना, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या किया है, सेल किया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसकी देखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और किस पर है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर है। किस पर, रिटर्न डाउन पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है आपको, रिटर्न डाउन वैल्यू पर है। तो अगर कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और लेस अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय, जो पीछे बचेगा वो उसकी फैसिलिटी की वैल्यू होगी। जो भी पीछे रिमेनिंग बचेगा आफ्टर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड डिडक्टिंग द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इज द वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी। नेक्स्ट, मोटर कार, अगर वो मोटर कार बेच देता, एक थी मोटर कार तो यूज करने के लिए दी थी तो उसकी वैल्यूएशन पूरी अलग है, जो लेक्चर के स्टार्टिंग में समझाई थी आपको। ये मोटर कार बेच दी है, तो जब मोटर कार बेच देता है तो सेम यहां पर भी हमें यही ध्यान रखना है कि ओरिजिनल कॉस्ट उसकी लेस डेप्रिसिएशन, ये भी याद रखना है 20%, वो भी कैसा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, और लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय।
जो पीछे बचेगी वो उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट, अदर एसेट्स, इनके अलावा कंप्यूटर मोटर कार के अलावा कोई बेच देता है एसेट्स, तो उसका सिंपल सा और सीधा सा 10%, और वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये याद रखना है। रेफ्रिजरेटर बेच दिया है तो सीधा 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा, क्योंकि वो अदर एसेट्स है, इसके अंदर नहीं आता है। और अमाउंट रिकवर्ड ये तो सबके लिए है ही है। तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स कुछ थे जिनकी वैल्यू अपन ने करी है। Now, provident fund. This is the also a most important topic. Provident fund. Provident fund का मतलब होता है फ्यूचर के लिए मैनेज करना। तो यहाँ एक एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय के लिए एक अकाउंट ओपन करता है, जिसमें उसका नाम होता है कि भाई एम्प्लॉयर भी उसके अंदर फीड करता है, डिपॉजिट करता है, और एम्प्लॉय भी उसके अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। और एंड में जब भी उसको एम्प्लॉय को जरूरत होती है तो वो पैसा निकाल सकता है, या जब भी रिटायर होता है, जॉब छोड़ता है, तो पीएफ, सबने सुना होगा पीएफ का पैसा है, पीएफ एक्चुअल में ये वही पीएफ है, प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड चार तरह का होता है: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो होता है जो इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, और जनरली ये गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और नेशनलाइज्ड बैंक्स में ही बनाया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये होता है जो अलाउड बाय इनकम टैक्स कमिश्नर, जो इनकम टैक्स कमिश्नर जो होता है वो जो रिकॉग्नाइज कर देता है, और ये अनलिस्टेड बैंक्स, फैक्ट्रीज और बिजनेसेस द्वारा बनाया जाता है, और मेंटेन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रखती हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो ना तो रिकॉग्नाइज्ड होता है और ना स्टैट्यूटरी होता है, और जनरली द फंड कैन बी मेंटेन्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रख सकता है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए होता है, कोई भी उसमें डिपॉजिट करा सकता है, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1,50,000 साल का। तो ये तो थे टाइप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोविडेंट फंड। अब अमाउंट जो कंट्रीब्यूट होता है, तो पहला, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में होता है तो ये एग्जम्प्ट होता है, एम्प्लॉय की सैलरी में नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, और अनरिकॉग्नाइज्ड भी नहीं ऐड होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर होता है तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है वाइल क्वेश्चंस करते हुए। जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसका सैलरी का 12% तक एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्प्टेड अप टू 12%। जो भी उसकी सैलरी होगी उसका 12% तक एग्जम्प्ट होगा। सपोज एक एम्प्लॉय की सैलरी 100 रुपए है, ठीक है, एक एम्प्लॉय की सैलरी मान लेगी 100 रुपए उसकी सैलरी है, और एम्प्लॉयर उसमें 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन करता है। कितने का कंट्रीब्यूशन किया? 15 रुपए का अगर उसमें कंट्रीब्यूशन किया है तो सैलरी का 12% तक तो एग्जम्प्ट होगा, मतलब 12 रुपए तो एग्जम्प्ट होंगे। तो 15 में से 12 हो जाएंगे माइनस, पीछे बचेंगे 3 रुपए, जो कि क्या होंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। तो जो भी एम्प्लॉय है, अगर वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये याद रखना है हमें कि 12% ऑफ हिज सैलरी जो भी होगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्टेड होगा, और उसकी बेसिक सैलरी में, ग्रॉस सैलरी में उसको जोड़ा जाएगा। और अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। जब भी पैसा इकट्ठा होता है तो वहां पर इंटरेस्ट आता है कि हम प्रोविडेंट फंड पर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। तो जब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट दिया जाता है तो इंटरेस्ट 9.5% की रेट से क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5%। जितना भी अमाउंट डिपॉजिटेड है उस अकाउंट में उसका 9.5% तक क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, और उससे ज्यादा जितना भी होगा वो टैक्सेबल होगा, और अनरिकॉग्नाइज्ड इंक्लूड नहीं होता है। नाउ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से रिसीव, वो था कंट्रीब्यूट किया, अब पैसा रिसीव हो रहा है, तो स्टैट्यूटरी से रिसीव किया कोई मतलब नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अमाउंट रिसीव इज नॉट इंक्लूडेड इन सैलरी। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा उसके अंदर जुड़ा हुआ होगा, और अगर परसेंटेज नहीं गिवन है तो 50-50 मानेंगे अपन। नाउ डिडक्शंस,
ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शन दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल डिडक्शन, टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस का हमें एक ही चीज याद रखनी है कि ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही दिया जाता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये नहीं मिलता है। ये किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट को ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो डिडक्शन है वो क्या डिडक्शन है? सबसे पहला डिडक्शन है अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसी असेसमेंट से शुरू होता है 19 और 20 से। तो मैक्सिमम 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन पे डिडक्शन दिया जाता है। प्रोफेशनल टैक्स, अगर कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट करता है तो उसको मैक्सिमम 2500 रुपए तक डिडक्शन मिलेगा। और एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए हमेशा याद रखना है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग: एक्चुअल रिसीव्ड, 1/5 ऑफ सैलरी और मैक्सिमम 5000। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसका डिडक्शन उसको मिलेगा। तो दीज आर डिडक्शंस। नाउ अब जब भी हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेक्चर्स में, तो वहां पर हम उस फॉर्मेट को शो कर रहा हूं आपको कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन में सॉल्व किया जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 19 एंड 20, ये एक फिक्स फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो कोई भी हेड हो, वेदर इट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, तो ऐसा ही फॉर्मेट होगा। बेसिक सैलरी लिखेंगे, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा, इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा और लेस डिडक्शन। तो ये एक फॉर्मेट रहेगा जिसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे कि रिटायरमेंट सैलरी का, रिटायरमेंट पे जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं एक एम्प्लॉय को, जैसे ग्रेच्युटी रिसीव होती है, अर्न लीव सैलरी मिलती है, रिट्रेंचमेंट पे कंपेंसेशन मिलता है, कम्यूटेड पेंशन होती है, तो ये कैसे होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस में ऐड होते हैं। होप आप लोगों को सैलरी वाला चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।